हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म बायोबडी। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। कल हम सेल एनवेलप के बारे में पढ़ रहे थे, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पहुंच गए थे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अभी कुछ पार्ट बचा है जो हम कवर करने वाले हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। बट उससे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट जो कि यूनिट के फर्स्ट पेज पर दिया हुआ है जब यूनिट स्टार्ट होती है। तो बेसिकली नीट 2025 में उस पेज से क्वेश्चन आ गया था, तो तब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानने लग गए हैं उस पेज को, तो इसीलिए हम भी पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, ओके। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नॉर्मल सी बात है। द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फॉर्म एंड अपीयरेंस ओनली ब्रॉट आउट देयर डाइवर्सिटी। जब हम उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, डिटेल अपीयरेंस देख लेंगे उसके बाद हमें पता लगेगा कितने डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हमें मिलते हैं। ठीक है। इट इज़ द सेल थियोरी डेट एम्फेसाइज द यूनिटी अंडरलाइंग द डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म्स। अभी हमने सेल थियोरी के बारे में पढ़ा है। द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड सेल ग्रोथ बाय डिवीजन इज गिवन बाय द चैप्टर्स। जो हम अभी पढ़ रहे हैं उससे हमें सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पता पड़ेगा। उसके बाद जो हम सेल डिवीजन वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हमें पता लगेगा कि सेल डिवाइड कैसे करता है। ठीक है जी। सेल थ्योरी ऑल्सो क्रिएटेड अ सेंस ऑफ मिस्ट्री अराउंड लिविंग फिनोमिना। अगर हम बात करें, हमने सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, बट एक मिस्ट्री रह गई है। क्या मिस्ट्री है भाई इसमें? जो ये सेल है ये सारे फंक्शंस करता कैसे है? डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन, पूरे जो एसेंशियल फंक्शंस है वो परफॉर्म कैसे करता है, तो उसके बारे में एक मिस्ट्री है जो कि हमने सॉल्व की। कैसे? टेस्ट ट्यूब में करवा के। मतलब बेसिकली हम इस मिस्ट्री को सॉल्व कैसे करेंगे? सेल फ्री सिस्टम्स में करवा के। सेल फ्री सिस्टम्स क्या हो गए? जैसे कि टेस्ट ट्यूब हो गई, हाँ जी, जो सेल के अंदर नहीं है चल रहा, वही जो सेम चीज़ है जो सेल के अंदर चीज़ें चल रही हैं, वही सेम चीज़ों को हम बाहर करवाएंगे उसी एनवायरनमेंट में, वैसे सेल जैसे एनवायरनमेंट में ही। तो उसको बोला सेल फ्री सिस्टम्स। हाँ जी, सेल फ्री सिस्टम बोला गया। द अप्रोच इज एस्टैब्लिश्ड बाय एनालिसिस ऑफ लिविंग कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन नेक्स्ट स्टेज हम इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को रिकोगनिशन हो गया, डिफेंस हो गया, मेमोरी होगी, एक्सक्रीशन हो गया, ये सब फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस एक सेल करवाता कैसे है, तो हमने सेल फ्री सिस्टम से देखा। इन द अदर वर्ड्स, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ ऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है। तो हमने कैसे देखा? हमने अपनाई फिजियोकेमिकल अप्रोच, वही टेस्ट ट्यूब्स वाली। रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी क्या होती है? रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी, रिडक्शन क्या होता है? किसी चीज़ का कम होना। ठीक है। अगर हम बात करें, अगर हम मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी करनी है, चलो मान लो मुझे रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टडी करनी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टडी करनी है तो मैं सीधा एक ऐसे है कि हाँ ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है और ये लो ख़त्म, ये तो नहीं करूँगी ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टडी को ईजी बनाने के लिए मैं क्या करूँगी? सबसे पहले हाँ हम शुरू होएंगे बाहरी पार्ट से, नोस्ट्रल से, फिर उसके बाद लंग्स में जाएंगे, फिर उसके बाद हम अंदर और देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? नोस्ट्रल्स, उसके बाद लंग्स, उसके बाद सेल्स के भी अंदर घुस जाएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया है सेल के अंदर, फिर उसके भी अंदर घुसेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रही है रेस्पिरेशन करवाने के लिए। ठीक है। और सेल्स के अंदर देखेंगे क्या ऐसी रिएक्शन चल रही हैं जिससे हमें एनर्जी मिल रही है, वही होती है रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी। ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है मुझे, सीधा ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, चलो ये तो नहीं होगा। हम सबसे पहले अलग अलग ऑर्गन्स में तोड़ लेंगे उसको कि ये स्टमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है। उसके बाद उसके भी अंदर के टिश्यूज़ की स्टडी करेंगे कि टिश्यूज़ क्या कर रहे हैं, फिर उसके अंदर सेल्स की स्टडी करेंगे, सेल्स कैसे डाइजेशन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी। हमारे जो भी कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं उसको छोटी छोटी यूनिट्स में तोड़कर हम स्टडी करेंगे। ठीक है। मतलब रिडक्शन कम कम करके स्टडी करेंगे जिससे हमें अच्छे से पता लग जाएगा। तो काफ़ी अच्छी अप्रोच थी ये स्टडी करने की बायोलॉजी को। ओके। नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है, जी एन रामचंद्रन जी के बारे में दिया हुआ है। एन आउटस्टैंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर वॉज द फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस। कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस मतलब स्ट्रक्चरल एनालिसिस, हाँ जी, ठीक है, ऑफ बायोपॉलीमर्स। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं प्रोटीन क्या होता है। आप सभी ने देखा होगा कि आपके मम्मी पापा ये कहते रहते हैं कि प्रोटीन्स अच्छे से लो, दाल खाओ, दूध पियो। और अगर कोई बॉडी बिल्डर है
तो वो प्रोटीन पाउडर की फॉर्म में लेता है, उसको कहते हैं कि प्रोटीन अच्छे से लो। क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी का, जो कि मान लो हमारा कोई सेल डैमेज हो गया है, उसको रिपेयर करने में कौन मदद कर रहा है? प्रोटीन कर रहा है। हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं। हॉर्मोन्स क्या है? मैसेंजर्स होते हैं बॉडी के, ठीक है, मैसेंजर्स। एंजाइम्स होती हैं। एंजाइम्स क्या है? केमिकल रिएक्शंस करवाती हैं, वो एंजाइम्स होती हैं। हाँ जी, तो वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन्स की बनी होती है। प्रोटीन्स की बनी होती है। इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है प्रोटीन, उसके बारे में इन्होंने स्टडी की। हाँ जी, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो बायोपॉलीमर्स क्या होते हैं? बायो मतलब लिविंग, पॉलीमर्स मतलब छोटी छोटी, मतलब पॉलीमर क्या होता है? मान लो एक छोटी छोटी ये चीज़ें हैं, इससे एक बड़ी यूनिट बन गई है इस तरीके से। मोती पड़े थे, मोती देखें, पर्ल, पर्ल है, उसको हमने जोड़ दिया है एक मोतियों की माला में, ठीक है। तो एक छोटी यूनिट थी, उससे एक मोती की माला बन गई, उससे से एक छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं बायोलॉजी में, उससे एक बड़ी यूनिट बन जाती है, उसको बोला जाता है पॉलीमर, ठीक है। तो बायोपॉलीमर, ओके, ये हो गई बायोपॉलीमर। हाँ जी, तो हमने पढ़ा अभी बायोपॉलीमर्स के बारे में। बायोपॉलीमर्स जैसे कि प्रोटीन हो गया। अब प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें ना, तो प्रोटीन बना हुआ है अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड्स से, जो कि हम आगे जाके डिटेलिंग में पढ़ने वाले हैं। बट अभी इतना जान रहे हैं कि प्रोटीन अमीनो एसिड से बना है, मतलब प्रोटीन की जो यूनिट है वो क्या है? अमीनो एसिड्स है। अमीनो एसिड्स इस तरीके से लगे होते हैं और ये पेप्टाइड बॉन्ड्स से जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रोटीन। इन्होंने क्या बोला? इस डिस्कवरी ऑफ द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। कोलेजन भी एक प्रोटीन होता है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है। हमारी ह्यूमन बॉडी स्किन में होता है कोलेजन प्रोटीन। कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, उसमें होता है कोलेजन प्रोटीन, जो कि हम टिश्यू वाले अगले चैप्टर है जो उसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कोलेजन प्रोटीन। हाँ जी, तो उसके ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया। जैसे कि डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो कोलेजन प्रोटीन का ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, 3 हेलिक्स बन रहे हैं इस तरीके से, ओके। अब प्रोटीन्स जो होती हैं ना, उनकी अलग अलग शेप्स होती हैं जिससे वो काम करती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक पेपर है, मतलब एक सिंपल सी नॉर्मल सी चेन है प्रोटीन की, एक ऐसे सिंगल चेन, स्ट्रेट चेन। अब मुझे कुछ उनसे काम करवाना है, मुझे फोल्डिंग करनी पड़ेगी प्रोटीन में। अब फोल्डिंग करनी पड़ेगी प्रोटीन में जिससे वो एक एक्टिव फॉर्म में आ जाए और काम करने लग जाए, ठीक है। बट फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, एक पेपर है, ठीक है, एक पेपर लिया, उसको हम अलग अलग चीज़ों में फोल्ड कर सकते हैं, समझ गए? पेपर को अलग अलग फॉर्म्स में फोल्ड कर सकते हैं, बोट बना सकते हैं पेपर से, ये वाली गेम बना सकते हैं, क्या नाम है इसका, आई डोंट नो, बट उसी तरीके से प्रोटीन की भी फोल्डिंग करते हैं हम। प्रोटीन की फोल्डिंग करके उससे अलग अलग काम करवाते हैं। अब उस स्ट्रक्चर के बारे में किसने जानकारी दी, किस तरीके से, कौन से फॉर्म्स में कैसे काम करता है, किस तरीके का स्ट्रक्चर है, उसके बारे में रामचंद्रन जी ने बताया। क्या बताया, कैसे बताया? रामचंद्रन प्लॉट के बदौलत बताया। रामचंद्रन प्लॉट, रामचंद्रन प्लॉट क्या था? फिजिक्स और मैथमेटिक्स का यूज़ करके एंगल्स के मदद से हमने देखा कि ये स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। इन्होंने इस तरीके से बताया, ओके। ही वॉज बॉर्न ऑन 8 October 1922 in a small town not far from the Cochin on the southwestern coast of India. His father was a professor of mathematics, तो इसीलिए इनका इंटरेस्ट बन गया। फिर उसके बाद 1942 में ये ग्रेजुएट हुए बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में। ही रिसीव्ड पीएचडी फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1949। उसके बाद अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट स्ट्रक्चर, ये भी प्रोटीन के ही स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 78, ओके, दैट्स इट। अब हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं जहाँ हमने कल पे छोड़ा था, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज सम सब्सटेंसेस टू पास वाइल रिस्ट्रिक्टिंग अदर्स। कल हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, किसी चीज़ को अलाउ करती है, किसी चीज़ को नहीं करती है। अब किन चीज़ों को अलाउ करेगी? बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड की बनी होती है। लिपिड क्या है? ऑयली फैटी सब्सटेंसेस है। अगर ऑयली फैटी सब्सटेंसेस हैं तो ऑब्वियसली पानी के साथ तो घुल मिल के नहीं रहना चाहेंगे, ठीक है। वही चीज़ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे सब्सटेंसेस को आने देगी जो कि लिपिड से बने हुए हैं सिर्फ, ठीक है, या नॉन पोलर है। नॉन पोलर बोले तो वाटर रिपेलिंग सब्सटेंसेस, जो कि पानी से नफरत करते हैं, उन्हीं सब्सटेंसेस को आने देंगी।
बट सेल्स को तो और भी नीड है सब्सटेंसेस की, ज़रूरी थोड़ी है कि सब वाटर रिपेलिंग सब्सटेंसेस की ही नीड है। तो स्मॉल न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो जाते हैं बिकॉज दे आर स्मॉल, ठीक है, क्योंकि ये छोटे हैं और ये गैसेस है। गैसेस नॉर्मली आ जाती हैं, वो आगे जगह पढ़ेंगे कैसे, अभी अभी यहाँ पढ़ेंगे कैसे आएंगी, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक डिजॉल्व लाइक। एक जैसा है व्यक्ति, उसी जैसे व्यक्ति के साथ रहना पसंद करेगा। उसी तरीके से फ्लूइड्स का भी ऐसा ही सिस्टम होता है, जैसा खुद फ्लूइड है उस अपने जैसे फ्लूइड में ही रहना पसंद करेगा। डन। फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक डिजॉल्व लाइक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ सब्सटेंसेस मेड फ्रॉम लिपिड, कि लिपिड है तो मैं लिपिड के ही सब्सटेंसेस को आने दूंगा, और वो नॉन पोलर हुआ क्योंकि वाटर रिपेलिंग है। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, दो तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट क्या हुआ कि अंदर आना सब्सटेंसेस का और बाहर जाना, ये ट्रांसपोर्ट हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, अब हमें एनर्जी लगेगी या नहीं लगेगी किसी सामान को अंदर लाने के लिए, तो वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, जिसमें एनर्जी नहीं लगेगी। एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, जिसमें एनर्जी लगेगी। तो डिटेल में पढ़ते हैं ये सब चीज़ें क्या है। पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी नहीं यूज़ हो रही है। इसमें दो तरीके के हैं, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सम गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन पैसिवली बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होता है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। हर एक चीज़ का एक फिनोमिना होता है कि वो अपनी जहाँ पर वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, उससे जहाँ पर वो कम कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है वहाँ पर जाना पसंद करेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने एक रूम में परफ्यूम स्प्रे किया, तो परफ्यूम एक जगह पे स्प्रे किया, वहाँ तो उसकी हाई कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन क्या होता है, मात्रा किसी चीज़ की, ठीक है। तो मैंने परफ्यूम स्प्रे किया एक जगह, जहाँ पे मैंने स्प्रे किया वहाँ तो बहुत ज़्यादा है, बट जहाँ नहीं है वहाँ उसकी कंसंट्रेशन कम है, परफ्यूम है ही नहीं वहाँ पर। परफ्यूम क्या करेगा फिर, अपनी हाई कंसंट्रेशन से जहाँ पर वो ज़्यादा है और वो जहाँ पर है ही नहीं, वहाँ जहाँ पर कम कंसंट्रेशन में है वहाँ पर फैलना पसंद करेगा, वहाँ पर जाना पसंद करेगा। यही होता है डिफ्यूजन, ठीक है, यही होता है डिफ्यूजन। सभी की फितरत है कि भाई जहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है वहाँ से लो कंसंट्रेशन की से जाना पसंद करेंगे। डन। उसी तरीके से ये गैसेस का भी सिस्टम है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बेसिकली हमें ऑक्सीजन चाहिए सेल्स को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी निकालना होता है, ऑक्सीजन को अंदर भी लेना होता है। तो कैसे होता है, मान लो ऑक्सीजन सेल में कम है और ऑक्सीजन सेल के बाहर तो है ही, तो अगर हाई कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की सेल के बाहर, तो वो अपनी कम कंसंट्रेशन वाली जगह पर जाना पसंद करेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, जब हम वेस्ट बनाते हैं सेल में, कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट होता है, सबने पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। उसी तरीके से सेल के अंदर वेस्ट की फॉर्म में पड़ी होगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी भेजना है। अंदर पड़ी है ज़्यादा मात्रा में, बाहर है कम मात्रा में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो किस प्रोसेस से जा रही है, ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से जा रही है। डिफ्यूजन एक कॉमन टर्म है, सबके लिए यूज़ कर रहे हैं कि सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये हुआ सिंपल डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। व्हाट इज ग्रेडियंट, ग्रेडियंट होता है डिफरेंस, मतलब एक जगह जिसकी हाई कंसंट्रेशन है उससे हम कम कंसंट्रेशन पर जा रहे हैं, तो वो ग्रेडियंट क्रिएट हो गया कि इस जगह तुम्हारी ज़्यादा कंसंट्रेशन है, एक इस जगह तुम्हारी कम कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो वो एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, उसको बोला गया है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो डिफ्यूजन तो एक कॉमन टर्म हो गई। अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली पानी के लिए, हम क्या टर्म यूज़ करेंगे कि पानी का डिफ्यूजन करवाना है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर, तो वो होता है ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन। पानी का मूवमेंट इसी प्रोसेस से क्या होगा, ऑस्मोसिस बोलते हैं उसको, ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है जी। तो ये होता है हमारा ऑस्मोसिस। एक जगह पानी ज़्यादा है तो वो अपनी से जहाँ पर वो प्रेजेंट नहीं है, यहाँ जहाँ पर वो कम कंसंट्रेशन में, वहाँ पर भागना पसंद करेगा, ठीक है। उसके बाद एज वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल, सो मूवमेंट बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स बट पैसिवली। थोड़ा बहुत पानी जो होता है हम डिफ्यूजन की मदद से भेज सकते हैं सेल के अंदर, थोड़ा बहुत, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ वाटर एक
पोलर मॉलिक्यूल है और लिपिड एक नॉन पोलर है। सीधी सी बात है, हम नॉर्मल यही बात कर रहे हैं कि जो पानी को रिपेल कर रहा है वो नॉन पोलर है, और जो पानी के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब पानी से साथ जुड़ के रहना चाहता है, वो पोलर मॉलिक्यूल है। तो पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो पानी को तो भाई लिपिड सबसे ज़्यादा नफरत कर रहा है, तो उसको कैसे आने देगा? तो इसीलिए तो हमने प्रोटीन चैनल्स बनाए हैं। बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोटीन से पैसिवली भेजेंगे हम एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रखेंगे, हम नॉर्मली पैसिवली भेजेंगे। पैसिवली बोले तो नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। तो कैसे भेजेंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या था? अगर मैं बात करूँ सिंपल डिफ्यूजन की, तो अगर गैसेस का जो एक्सचेंज हो रहा है तो वो हो गया सिंपल डिफ्यूजन। नॉर्मली गैसेस थी, ऑक्सीजन ज़्यादा थी बाहर सेल के, तो अंदर चली गई कम कंसंट्रेशन पे। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा थी, तो बाहर चली गई सेल के। बट पानी के लिए, क्योंकि पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो ऐसे तो नहीं भेज सकते हैं, बट भेजेंगे ज़रूर, पैसिवली ही भेजेंगे, रिक्वायरमेंट नहीं लेंगे एनर्जी की। कैसे भेजेंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोले तो प्रोटीन के चैनल्स के थ्रू। दो तरीके के प्रोटीन के चैनल्स हो सकते हैं, पढ़ते हैं उनके बारे में। चलो, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स बट पैसिवली, बट पैसिव। ठीक है, अब ये दो तरीके के चैनल प्रोटीन दो तरीके के प्रोटीन्स हो सकते हैं। एक है चैनल प्रोटीन्स, एक है कैरियर प्रोटीन। चैनल प्रोटीन क्या हुआ? मान लो हमने ये लिपिड की बायलेयर है, यहाँ पर इस तरीके के टनल बना दी, इनको टनल प्रोटीन्स भी बोलते हैं। इस तरीके की टनल बना दी। अब मुझे मान लो पानी भेजना है सेल से बाहर। ज़्यादा हो गया है सेल में पानी की मात्रा, तो मुझे बाहर भेजना है पानी को, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो हम भेजेंगे इनके थ्रू, पैसिवली भेजेंगे। ठीक है, पैसिवली भेजेंगे। ओके, अब ये हो गए कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन क्या है? ये सेल्स के बाहर का एनवायरनमेंट है, ये सेल के अंदर ले आया है इसको। ठीक है, कैरियर प्रोटीन इस तरीके के हैं, इस तरीके के हैं। इसने यहाँ पे ये मान लो ये पानी का ही मॉलिक्यूल है, इसने पानी को उठाया, ये उल्टा हो गया, अब उल्टा हो गया और इसने यहाँ पहुँचा दिया अंदर सेल के, इस तरीके से। ठीक है, पहले इसका ऐसे था कि इसने कैच किया, फिर अंदर जाके ऐसे इसने नीचे फेंक दिया अंदर सेल के। ठीक है जी, तो ये एक्स्ट्रा बाहर से इसने उठाया ये पानी, और ये इस तरीके से घूम के रोटेट करके उल्टा भेज दिया। दैट्स इट। ये थे कैरियर प्रोटीन, ये है चैनल प्रोटीन, जिनको टनल प्रोटीन्स भी बोला जाता है। चैनल प्रोटीन्स, या इनको बोला जाता है टनल प्रोटीन्स। ठीक है, ओके। और एक एग्जाम्पल होता है एक्वापोरिन, जो कि एक चैनल प्रोटीन है, एक्वापोरिन, जिसकी मदद से हम पानी को भेज सकते हैं। ठीक है जी। फॉर वाटर, आयंस लाइक सोडियम, पोटाशियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, हम ये प्रोटीन्स यूज़ कर सकते हैं। पानी के लिए यूज़ कर सकते हैं, आयंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आयंस भी देखो लिपिड के नहीं बने हुए हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, तो हमें पैसिवली भिजवाने पड़ेंगे सोडियम और पोटाशियम। ठीक है, अभी अगर हमें स्मॉल अमाउंट में आयंस को भेजना है तो हमने ये पैसिवली भेज दिए प्रोटीन्स की हेल्प से। बट अगर मुझे भेजने हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या हुआ? अभी नॉर्मली क्या फिनोमिना चल रहा था कि जहाँ जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो जाना पसंद करेगा जहाँ उसकी कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, अब हम अगेंस्ट भेजेंगे, जहाँ जिसकी कंसंट्रेशन कम है वहाँ से उसको जहाँ उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ भेजेंगे। अब ये क्या भला है भाई? ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। ये हम यूज़ करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें रिक्वायरमेंट लगती है एनर्जी की। अब एनर्जी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है सेल में? एटीपी की फॉर्म में करती है। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारी करेंसी क्या है? रुपी। बट सेल की करेंसी क्या है? सेल एनर्जी को किस तरीके से खर्च करना पसंद करता है? एटीपी की फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो एटीपी की फॉर्म में सेल एनर्जी को खर्च करना पसंद करता है। उसी तरीके से जैसे हमारी करेंसी रुपी है, वैसे ही सेल की एनर्जी करेंसी क्या है? एटीपी है। अब हमें किस फॉर्म में भेजना है? अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जहाँ कंसंट्रेशन कम है वहाँ से जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ भेजना है। अब इसको कैसे भेजेंगे?
एटीपी का यूज़ करके, एनर्जी का यूज़ करके, ठीक है। नॉर्मली तो भेज नहीं सकते वरना पैसिवली हो जाती है चीज़, ठीक है। तो एटीपी का यूज़ करके भेजेंगे। ओके ओके, ठीक है। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है एग्जाम्पल। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर मैं बात करूं, सेल है ये एक सेल की मेम्ब्रेन बनी हुई है, ये सेल की मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। ओके, अगर मैं बात करूं इनकी कॉन्सेंट्रेशन की, कहाँ किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, कहाँ किसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो सेल के बाहर वाले इलाके में भी फ्लूइड है। सेल के बाहर वाले इलाके में सोडियम ज़्यादा मिलता है। ये चीज़ याद रखनी है, आगे चैप्टर में भी काम आएगी जब हम ह्यूमन फिजियो स्टार्ट करने वाले हैं। इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज़्यादा मिलता है। बस एक याद कर लो, दोनों अपने आप याद हो जाएंगे। सोडियम पोटाशियम ही तो है, तो ऐसे याद कर लो कि बाहर वाले फ्लूइड में सोडियम ज़्यादा मिलता है, तो ऑब्वियसली अंदर वाले फ्लूइड में पोटाशियम ज़्यादा मिल रहा होगा। तो बाहर वाला जो फ्लूइड है सेल का, उसके अंदर सोडियम ज़्यादा मिल रहा है, सोडियम आयन ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। और अंदर वाला फ्लूइड बोले तो साइटोप्लाज्म, वहाँ पे पोटाशियम ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करवाना है, मुझे सोडियम अगर यहाँ ज़्यादा मिल रहा है ना, मुझे और सोडियम भेजना है सेल को बाहर, ठीक है। तो अब ये कैसे करूँगी? क्यों भाई, हाई कंसंट्रेशन से अगर मुझे यहाँ ऐसे भेजना होता तो आराम से चला जाता, क्योंकि सोडियम की कंसंट्रेशन हाई कहाँ पर है, यहाँ पर, लो कहाँ पर है, अंदर। बट मुझे भेजना कैसे है? यहाँ से भेजना है सोडियम। अब मुझे खर्च करनी पड़ेगी एटीपी। एटीपी बोले तो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे करूँगी? 3 सोडियम बाहर भेजूंगी, 2 पोटाशियम अंदर लूँगी। कैसे? एक एटीपी यूज़ करके, 3 सोडियम बाहर चले जाएंगे और 2 पोटाशियम अंदर आ जाएंगे, 1 एटीपी यूज़ होगी, ठीक है। और इसको बोलते हैं सोडियम पोटाशियम पंप। सोडियम पोटाशियम पंप चैनल और पंप्स के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। तो ये था ट्रांसपोर्ट के बारे में। क्या होता है? 2 तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है? सिंपल डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। सिंपल डिफ्यूजन में हम गैसेस को ऐसे नॉर्मल ही भेज सकते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, आयंस हो गए, हम प्रोटीन के चैनल्स के थ्रू भेजेंगे। 2 तरीके के चैनल्स हैं, 2 तरीके के प्रोटीन्स हैं, चैनल प्रोटीन्स हैं और कैरियर प्रोटीन्स हैं। चैनल प्रोटीन्स बोले तो नॉर्मल एक टनल बनी हुई है इस तरीके से, और हम उससे भेज रहे हैं। कैरियर प्रोटीन्स क्या है? इस तरीके से ये कैच करेगा और इसको रोटेट कर देगा और अंदर छोड़ देगा सेल के। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भेज रहे हैं, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन भेज रहे हैं। Against the concentration gradient, low concentration to high concentration gradient. In extracellular fluid, सोडियम आयंस की concentration ज़्यादा होती है, ठीक है जी। तो 3 सोडियम बाहर करेंगे, 2 पोटाशियम अंदर लेंगे, सोडियम पोटाशियम पंप बोलते हैं इसको। ये था हमारा सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है जी। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर नेक्स्ट टॉपिक। बैक्टीरियाज को ना एक बेसिस पर बांट सकते हैं। बैक्टीरिया को किस बेसिस पर बांट सकते हैं? एक तो हमने बांटा शेप के बेसिस पर, प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। एक हमने बांटा शेप के बेसिस पर, जैसे कि बैसिलस हो गया, कोकस हो गया, विब्रियो, स्पिरिलियम। बट अगर मैं बात करूँ सेल एनवलप के बेसिस पर, अगर मुझे बांटना है, मतलब सेल वॉल के बेसिस पर बांटना, सेल वॉल किसका पार्ट है? सेल एनवलप का पार्ट है। तो मैं कैसे बांटूंगी? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। समझते हैं क्या होता है, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग क्या है भाई? व्हाट इज ग्राम स्टेनिंग? स्टेन क्या होता है? स्टेन बेसिकली, मान लो मैंने किसी चीज़ को, पहले कोई चीज़ विजिबल नहीं थी, दिख नहीं रही थी, अब मैंने उस चीज़ को कलर कर दिया है, कलर करने से वो चीज़ विजिबल हो गई है। सिंपल सी बात है, यही स्टेनिंग होती है। सेल था कोई, वो विजिबल नहीं हो रहा था। माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, वो ऐसे नहीं दिखता है, हमें उसकी स्टेनिंग करनी पड़ती है। उसी तरीके से हम स्टेनिंग टू मेक सेल्स एंड सेल स्ट्रक्चर विजिबल, ठीक है। तो अगर सबसे पहले ग्राम स्टेनिंग, ये क्रिस्टियन ग्राम ने बताया था, ठीक है, ग्राम ने बताया था, ठीक है, ओके।
ये ग्राम ने बताई थी स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग। स्टेनिंग टू मेक सेल्स एंड सेल स्ट्रक्चर्स विजिबल। ओके, अब ये क्या है, ये सेल्स पड़े हैं प्रोकैरियोटिक सेल। सेल एनवेलप के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट है। ठीक है जी। अब हमने एक क्रिस्टल वॉयलेट कलर की डाई या स्टेन बोल सकते हैं, हमने उनको रंग दिया सेल्स को। सेल्स भी लाइक अपने ही रंग में मुझको रंग दे। ठीक है, तो क्रिस्टल वॉयलेट ने अपने रंग में रंग दिया सेल्स को। अब सेल्स के अंदर चढ़ गया रंग, रंग आ गया है। ठीक है, रंग दिया है अपने रंग में क्रिस्टल वॉयलेट ने सेल्स को, प्रोकैरियोटिक सेल को, तो इनके पास वॉयलेट कलर आ गया है। ठीक है, अब होगा डीकलराइज। अब हम करेंगे, भाई तुमने बहुत रंग ले लिया है, अब हम कम करो रंग अपना। अब मैं देखूंगी तुम्हारे असली रंग क्या है। ठीक है, क्योंकि अब तुम्हें करने वाले हैं डीकलराइज। डीकलराइज बोले तो रिमूव करेंगे स्टेन को। ठीक है, अब एक बार तो सबने चढ़ा ली है परत, अब देखेंगे किसने असली में रखा है। ठीक है, तो डीकलराइज करने पर मुझे पता लगा, ओहो ये तो सिर्फ 2 सेल्स हैं, यही ले पाए हैं कलर, तो बाकी 3 तो अपने आ गए असली रंग में। ठीक है, तो ये होती है ग्राम स्टेनिंग। दैट्स इट, इतना ही पढ़ना है ग्राम स्टेनिंग के बारे में, कि ये जो सेल्स हैं इन्होंने रंग लिया अपने ही रंग में, क्रिस्टल वॉयलेट ने रंग दिया इसको अपने रंग में। पहले तो ले लिया इन्होंने स्टेन, पहले तो आ गए कि हाँ हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, हम ये करेंगे, जो तुम कहोगे वो करेंगे, पहले मानने लग गए। बट जब बाद में थोड़ा सा देर हुई, फिर उसके बाद इन्होंने खुद के रंग दिखाने भी शुरू कर दिए कुछ सेल्स ने। बट ये तो भाई अच्छे सेल्स निकले, इनको बोला गया है ग्राम पॉजिटिव। जिन्होंने स्टेन रख लिया, जिन्होंने स्टेन रिटेन कर लिया सॉरी, उनको बोला गया है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जिन्होंने नहीं रखा, जो अपने रंग में वापस आ गए हैं, ग्राम नेगेटिव। अब ये किसके बेसिस पर है, बेसिकली सेल वॉल के बेसिस पर है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थिक होगी, इसीलिए उन्होंने कलर रिटेन कर लिया। बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उनकी सेल वॉल थिन है, इसीलिए वो कलर रिटेन नहीं कर पाए। सिर्फ इतनी सी बात है। तो हम सेल एनवेलप के बेसिस पर क्यों बोल रहे हैं, सेल वॉल भी तो उनका ही पार्ट है ना, सेल एनवेलप का पार्ट है सेल वॉल, तो इसलिए सेल एनवेलप के बेसिस पर बोल देते हैं। ओके, तो टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव कौन सा है, जो रिटेन कर लेते हैं स्टेन को, थिकर होती है जिनकी सेल वॉल, इसीलिए रिटेन कर पाते हैं। ग्राम नेगेटिव है जो लूज कर देते हैं स्टेन को, कंपैरेटिवली थिन होती है इनकी सेल वॉल। ओके, डन। फिर उसके बाद अगर हम बात करें अगले हमारे स्ट्रक्चर की, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, दैट इज योर मीजोजोम्स। मीजोजोम्स के बारे में बात करें, मीजोजोम्स हैं स्पेशल मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस फॉर्म्ड बाय इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर इनफोल्डिंग हो गई, मतलब अंदर की तरफ फोल्डिंग हो गई। मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस, एक्सटेंड हो गई है, इन अंदर की तरफ एक्सटेंड हो गई है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसकी मदद से बना ये स्ट्रक्चर मीजोजोम्स। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है, अंदर की तरफ एक्सटेंड हो गई है, इनफोल्डिंग हो गई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और काफ़ी काम का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, तो एक्सटेंशंस किस किस की फॉर्म में हो सकती हैं, वेसिकल्स की फॉर्म में हो सकती हैं। मान लो इस तरीके से वेसिकल बन गई है। ठीक है, ट्यूब्यूल्स इस तरीके का बन सकता है हमारा एक्सटेंशन मीजोजोम का। लेमिले इस तरीके के एक्सटेंशंस भी हो सकती हैं। ठीक है जी, तो स्पेशल मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस फॉर्म्ड बाय इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज नोन। ठीक है, तो एक्सटेंशंस किस किस की फॉर्म में मिल सकते हैं, वेसिकल्स की फॉर्म में मिल सकती हैं, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में ऐसा दिख सकती हैं, लेमिले की फॉर्म में दिख सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मीजोजोम्स की एक्सटेंशंस दिख सकती हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं कुछ मीजोजोम्स के फंक्शंस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है फंक्शंस, जैसे कि अगर मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, एनर्जी बनाती है। उसी तरीके से जो हमारी मीजोजोम्स हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम कर रही हैं। इसमें एक सेकेंड, मैंने ये पॉइंट ऐड किया हुआ है, वेट नहीं किया हुआ है तो हम कर देते हैं यहाँ पर ये पॉइंट को ऐड, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम करती हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। कैसे,
इनके पास वो एंजाइम्स प्रेजेंट होती है। एंजाइम्स क्या होंगी? जो केमिकल रिएक्शंस करवा रही हैं, ठीक है जी। और स्लोअर रेट पर, मतलब सॉरी, फास्ट कर देती हैं रेट को रिएक्शन की, वो होती हैं एंजाइम्स, ठीक है। मतलब बिना एंजाइम के अगर मैं कोई रिएक्शन करवा रही हूँ तो वो नॉर्मली अपने ही रेट पर चल रही है, काफ़ी कम रेट पर भी चल सकती है, बट जैसे ही मैंने एंजाइम ऐड कर दी उस रिएक्शन में, अब वो बहुत ही फास्टर रेट पर चल रही है, ठीक है जी। ओके, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, मेसोसोम्स किसकी तरह होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मेसोसोम की बात करें, सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन कैसे? जब हमारा सेल डिवाइड कर रहा होता है ना, अगर मैं बात करूं प्लांट सेल की या बैक्टीरियल सेल की, बेसिकली मेसोसोम बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होते हैं, सॉरी। जब वो बैक्टीरियल सेल डिवाइड कर रहा होता है, सेल वॉल प्रेजेंट है बैक्टीरियल सेल में, तो एक ना इस तरीके का सेप्टा बनता है। सेप्टा क्या होता है? दीवार बोल सकते हैं। सेप्टा बनता है जो फिर दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब ये सेप्टा कौन बनवा रहा है? सेप्टा बनवाने के एंजाइम्स किसके पास प्रेजेंट है? मीसोसोम्स के पास प्रेजेंट है। तो मीसोसोम्स सेल वॉल फॉर्मेशन करवा रहे हैं टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। सरफेस एरिया ऑब्वियसली जब मैं इस तरीके से जा रही हूँ, अब ये ऐसे जाएगी चीज़ें, ठीक है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है और एंजाइमेटिक कंटेंट इनके जो एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, ऐसे एंजाइम्स बनवाते हैं ये, ठीक है, तो एंजाइमेटिक कंटेंट भी इंक्रीज हो रहा है इनकी वजह से। मीसोसोम्स कंटेन एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, ये पॉइंट एडेड है, बट वो माइटोकॉन्ड्रिया वाला भी ऐड कर लेना कि माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो ये मीसोसोम्स को माइटोकॉन्ड्रिया बोला गया है प्रोकैरियोटिक्स का, ठीक है जी। इनके पास एंजाइम्स होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं रेस्पिरेशन के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, ठीक है। मान लो ये जीनोम है हमारा, प्रोकैरियोटिक सेल का जीनोम है, इसको रेप्लिकेट करवाएगा, मतलब 2 कॉपीज बनाएगा इसकी, फिर डिस्ट्रीब्यूट करवा देगा डॉटर सेल्स में। ये भी मीसोसोम्स का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। किस तरीके से करवाएगा वो देखते हैं। मान लो ये ऐसे ही नॉर्मल पड़ा है, ये मीसोसोम है हमारा, ये हमारा जीनोम है फिर प्रोकैरियोट्स का, ठीक है। अब इसने क्या करवाया? 2 कॉपीज बना दी जीनोम की, 2 कॉपीज बना दी, फिर इन सेल को डिवाइड कर दिया, 2 सेल्स को डिवाइड कर दिया, 2 सेल्स को डिवाइड करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों कॉपीज को एक एक डॉटर सेल में। डॉटर सेल क्या हो गया? ये एक सेल था पूरा, 2 सेल्स इससे बन गई, ठीक है, इसको बोलते हैं डॉटर सेल्स, ओके। तो डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया डॉटर सेल्स में जीनोम को, तो ये होता है डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, जो कि मीसोसोम्स करवा रहा है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स क्या है? मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस है ये भी, बट इसको अलग नाम क्यों दिया गया है? विच कंटेन्स पिगमेंट्स। कहाँ प्रेजेंट है? साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट है मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस विच कंटेन्स पिगमेंट्स। पिगमेंट्स क्या होते हैं? कलर, मतलब बेसिकली पिगमेंट्स होते हैं एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कलर को ट्रैप करते हैं, कलर को ट्रैप करते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं पिगमेंट्स। प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया एक ग्रुप है प्रोकैरियोट्स में ही, जिसको हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं, या इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल सकते हैं। जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं इनको, जो कि एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। जब फर्स्ट टाइम, बेसिकली फोटोसिंथेसिस में पता है ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन इवॉल्व हुई थी तो इन बैक्टीरियाज में इवॉल्व हुई थी, ठीक है, तो इसको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोला गया है, ओके। इनके एग्जाम्पल्स हैं जो कि याद करने हैं, नोस्टॉक एनाबीना ऑसिलेटरिया स्पिरुलिना। नोस्टॉक एनाबीना ऑसिलेटरिया स्पिरुलिना। नोस्टॉक 5 बार लिखोगे याद हो जाएंगे, नोस्टॉक एनाबीना ऑसिलेटरिया स्पिरुलिना, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, क्रोमेटोफोर्स कंटेन पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल ए, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, और इनमें अदर पिगमेंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल ए तो हो गया मेन पिगमेंट। अदर पिगमेंट्स क्या है कि मान लो लाइट, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए हमें, अदर पिगमेंट्स क्या कर रहे हैं? लाइट ट्रैप कर रहे हैं और क्लोरोफिल को दे रहे हैं, क्लोरोफिल ए को, ठीक है, तो ये काम भी हो सकता है अदर पिगमेंट्स का।
ठीक है, तो ये था क्रोमेटोफोर्स के बारे में पढ़ा। क्या है? मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस है विच कंटेन पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं लाइक नोस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेट्रिया और स्पाइरुलिना। ठीक है, ये याद कर लेने हैं एग्जाम्पल्स। क्रोमेटोफोर्स कंटेन पिगमेंट्स जैसे कि क्लोरोफिल ए और अदर पिगमेंट्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं अब सेल हमारा जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल, वो मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। मोटाइल बोले तो क्या बोलते हैं, मूव कर सकता है। मूव करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स चाहिए होते हैं, जैसे कि हमारे पास भी लिम्स हैं मूव करने के लिए। तो प्रोकैरियोटिक सेल को भी मूव करना है, किसी किसी सेल को मान लो मूव करना है प्रोकैरियोट्स में, तो कैसे मूव करेगा वो? तो स्ट्रक्चर्स की मदद से मूव करेगा, उसको बोला जाता है फ्लैजिला। मोटाइल स्ट्रक्चर क्या है? फ्लैजिला। बोला गया है थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम सेल वॉल, इस तरीके से पूंछ सी निकली हुई है सेल वॉल से। प्रोकैरियोट्स में अगर हम बात करें तो थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम सेल वॉल होता है। ठीक है, अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं तो एनसीईआरटी लिखती है एक्सटेंशंस फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट्स में एक्सटेंशंस फ्रॉम सेल वॉल है फ्लैजिला। एक्सटेंशन मतलब इस तरीके से बाहर की तरफ निकला हुआ है, एक्सटेंडेड है। हाँ जी, और वो इनफोल्डिंग था, मतलब अंदर की तरफ एक्सटेंडेड है इस तरीके से। ठीक है, तो एक्सटेंशन फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स में और एक्सटेंशन फ्रॉम सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में। ठीक है जी। फिर फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट से बना हुआ है हमारा फ्लैजिला। बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। बेसल बॉडी क्या है? मान लो ये सेल वॉल है, इसके अंदर एम्बेडेड होगी बेसल बॉडी। किसकी मदद से एम्बेडेड है? किसकी मदद से? जो हमारा फ्लैजिला है वो सेल वॉल के अंदर धसा हुआ है प्रोकैरियोट्स में अगर बात करें तो बेसल बॉडी की हेल्प से। फिर हुक क्या है? हुक फिलामेंट को कनेक्ट कर रहा है बेसल बॉडी से। फिलामेंट क्या है? जो मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। हुक क्या है? जो ये हमारी बेसल बॉडी है इसको कनेक्ट करके रख रहा है हमारे फिलामेंट से। ठीक है, तो हुक का क्या काम है? कनेक्ट्स फिलामेंट टू बेसल बॉडी। बेसल बॉडी क्या है? सेल एनवलप है, मतलब सेल वॉल का एक्सटेंशन है ना ये, तो सेल वॉल ये है। इसके अंदर अब हमें फ्लैजिला को फिट भी तो करना है, तो किसकी मदद से फिट हुई है? बेसल बॉडी की मदद से फिट हुई है। ठीक है, तो हुक कनेक्ट्स फिलामेंट टू बेसल बॉडी। फिलामेंट एक्सटेंड्स फ्रॉम सेल सरफेस टू द आउटसाइड और मूवमेंट में हेल्प करवा रहा है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ सरफेस स्ट्रक्चर्स, डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। सरफेस स्ट्रक्चर्स क्या है? सरफेस पे प्रेजेंट कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, बट इनका रोल मूवमेंट में तो बिल्कुल ही नहीं है। ये तो दिमाग से मिसकंसेप्शन निकाल ही दो कि अगर सरफेस स्ट्रक्चर है तो मूवमेंट में रोल है, नहीं है। डू नॉट प्ले ए रोल इन मोटिलिटी। जैसे कि फर्स्ट जो हमारा सरफेस स्ट्रक्चर है उसका नाम है पिलाई। पिलाई क्या होता है? इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मतलब ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन जिसको बोला है पिलाइन प्रोटीन। दैट्स इट, नॉर्मल पिलाई है, पिलाइन प्रोटीन से बनी हुई है। प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अटैचमेंट, रिप्रोडक्शन एंड कम्युनिकेशन। रिप्रोडक्शन क्यों लिखा है यहाँ पर? ये तो समझ आ गया कि कम्युनिकेशन मतलब बाहर की तरफ स्ट्रक्चर है, सरफेस स्ट्रक्चर है तो दूसरे सेल से कम्युनिकेट करने में हेल्प कर रहा होगा। अटैचमेंट भी समझ आ गया कि बाहर स्ट्रक्चर है तो किसी चीज़ से अटैच करने में। रिप्रोडक्शन क्या है? यार प्लाज्मिड का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था हमने। अगर हमें प्लाज्मिड को ट्रांसफॉर्म करवाना है ना एक सेल से दूसरे सेल में, तो ना एक सेल ना क्या करता है? सेक्स पिलाई बनाता है, सेक्स पिलाई। जो प्लाज्मिड है ना, जो सेक्स प्लाज्मिड है, मान लो रिप्रोडक्शन, सिंपल सी बात है, एक नॉर्मल सी बात अगर हम बोले, कॉन्सेप्ट समझने के लिए, याद करने के लिए लिख लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो हमारा जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होती है। बट अगर हम बात करें, इसको हम रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, ट्रू फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। कैसे बोल सकते हैं? बेसिकली इसमें क्या है, एक मान लो ये प्लाज्मिड है किसी डीएनए का, सॉरी किसी सेल का प्लाज्मिड है ये। ठीक है, इसको ट्रांसफ़र करवा दिया दूसरे सेल में। ठीक है, दूसरे सेल में किसकी मदद से? ये सेक्स प्लाज्मिड होता है, ये सेक्स प्लाज्मिड होता है। ठीक है, इसके भी कुछ यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स होंगे, हम इतना समझ लेते हैं क्या है। सेक्स प्लाज्मिड है ये, ओके, हाँ जी। तो ये प्लाज्मिड, ये हमारे पास एक सेल है, इसके अंदर ये प्लाज्मिड प्रेजेंट है जिसको बोल रहे हैं सेक्स प्लाज्मिड। इसने क्या बनाया? इसने बनाई
किसने बनाई? सेक्स पिलाई। क्या बनाई? सेक्स पिलाई, जिसकी मदद से ये प्लाज्मिड जो था, ये जो प्लाज्मिड है ये दूसरे सेल में चला गया और इसको बोल दिया हमने एक रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये होता है, ठीक है, तो ये होता है हमारा रिप्रोडक्शन जो हमने लिखा है इसका मतलब। तो ये क्या है? सेक्स प्लाज्मिड। ठीक है, ओके। फिर अगला क्या लिखा हुआ है? फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई क्या बोला है? फिम्ब्रियाई क्या है? फिम्ब्रियाई स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे। अब ये ब्रिसल लाइक का क्या मतलब है? ब्रिसल, ब्रश देखा होगा सबने, ये इस तरीके से है, ये ब्रिसल, ब्रश देखा होगा सबने, बस वही ब्रश इमेजिन कर पा रहे हो, वो होते हैं ब्रिसल्स। जो ब्रश के वो थ्रेड्स हैं उसको ब्रिसल लाइक अपीयरेंस बोला गया है। तो स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स हैं जो कि अटैचमेंट में हेल्प करवा रहे हैं टू सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम बोले तो रॉक हो सकता है, होस्ट के टिश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी रॉक से अटैच करवाना है सेल को, बैक्टीरिया को। ठीक है, तो हम किसका यूज़ कर रहे हैं? फिम्ब्रियाई का। जैसे होस्ट टिश्यूज़ में करवाना है, होस्ट टिश्यू से अटैच करवा के रखना है। ठीक है, तो ये सरफेस स्ट्रक्चर अटैच करवा देगा। देन ये थे सरफेस स्ट्रक्चर्स। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स हमने एक ओवरव्यू लिया था कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है और प्रेजेंट है कहाँ पर? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में, और कुछ ऑर्गेनेलीज में भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज हम डिटेलिंग में पढ़ने वाले हैं राइबोसोम्स के बारे में। स्मॉल डेंस ग्रैनुलर ऑर्गेनेलीज होते हैं। ग्रैनुलर्स मतलब छोटे छोटे लाइक दाने टाइप्स समथिंग। ग्रैनुलर ऑर्गेनेलीज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, स्मॉल डेंस ग्रैनुलर ऑर्गेनेलीज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस पहले ही पढ़ा था कि प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहे हैं ये। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। अब आरएनए क्या होता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, डीएनए होता है एक स्टेबल फॉर्म है जो कि जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रख रहा है। अगर डीएनए एक स्टेबल फॉर्म है, डीएनए एक बॉस है, तो आरएनए उसका मैनेजर है। ठीक है, आरएनए उसका मैनेजर है, क्योंकि बॉस का क्या काम है कि यार मैं ऑर्डर तो करूँगा बट मैं खुद जाके नहीं बताऊँगा सबको कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। मैं एक मैनेजर रखूँगा जो कि सबको बताएगा कि तुम्हारा ये काम है। उसी को बोला गया है आरएनए। ठीक है, आरएनए बोला गया है एक मैनेजर, और स्पेसिफिकली बोला गया तो मैनेजर वो कौन है? एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जो कि मैसेजेस पहुंचा रहा है कि तुम ये करो, तुम वो करो। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो डीएनए की फॉर्म में जो डीएनए इंफॉर्मेशन देता है कि ये करवाना है, वो आरएनए की फॉर्म में होती है। आरएनए फिर प्रोटीन बनाता है, फिर प्रोटीन से वो काम हो जाता है। दैट्स इट, ये काम होता है। ठीक है, तो डीएनए एक स्टेबल फॉर्म है। डीएनए खुद जो जाकर नहीं बताएगा कि मान लो ये डीएनए पड़ा है न्यूक्लियस में। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस में बाहर जाकर नहीं बताएगा कि सब कुछ ये कर लो वो कर लो, फिर बॉस किस बात का भाई। ठीक है, थोड़ी बहुत अकड़ में तो रहेगा ही बॉस। तो ये आरएनए को बोलेगा कि तुम जाओ और प्रोटीन बनवाकर काम करवाओ, मतलब मैनेजर साहब को बोलेंगे दूसरे बंदों से काम करवाओ, मैंने तुम्हें बता दिया है ये काम करवाना है। ठीक है, मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। ठीक है, मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। वैसे भी स्पेसिफिकली बात की जाए तो हमें इतना पढ़ना नहीं है, बट आरएनए से बना होता है। आरएनए मतलब आरएनए की 3 टाइप्स होती है, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम्स बना रहा है। ठीक है, मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, स्मॉलर यूनिट, लार्जर यूनिट। स्मॉलर यूनिट बोली जाए तो बेसिकली इन दोनों यूनिट से मिलकर एक राइबोसोम बन जाता है। तो एक छोटी यूनिट है, एक बड़ी यूनिट है राइबोसोम की। 15 से 20 नैनोमीटर होता है साइज में। फर्स्ट किसने ऑब्जर्व किया था? जॉर्ज पैलेडे ने 1953 में। जॉर्ज पैलेडे ने सबसे पहले 1953 में ऑब्जर्व किया राइबोसोम को। डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन, प्रोटीन फिर वो फंक्शन करवा रहा है सेल में। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम आरएनए विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। जो ये आरएनए बन गया है ना, आरएनए से प्रोटीन कौन बनवा रहा है? राइबोसोम्स बनवा रहे हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहे हैं।
आरएनए से प्रोटीन कौन बनवा रहा है? राइबोसोम्स बनवा रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम आरएनए विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की हेल्प से हम आरएनए से प्रोटीन बनवा सकते हैं फंक्शन करवाने के लिए, ठीक है। कौन सा स्पेसिफिकली आरएनए है? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए बोले तो मैसेजेस पहुंचाने वाला, इसके पास है मैसेजेस, ये मैनेजर है ये, ठीक है जी। अब बात करते हैं किस तरीके से। ये स्मॉलर यूनिट है, ये लार्जर यूनिट है, ठीक है। ये स्मॉलर यूनिट हो गई, ये लार्जर यूनिट हो गई, ये एमआरएनए हो गया। अब ये स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट के बीच में आरएनए दिख रहा है, एमआरएनए, इसको बोला गया है मैसेंजर आरएनए। कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, फिर इससे बन जाता है प्रोटीन, ठीक है जी, इससे बन जाता है प्रोटीन, कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अब ये ऐसे ऐसे बहुत सारे आरएनए हमें राइबोसोम्स लगाने पड़ते हैं जिससे ये प्रोटीन बना लेता है। बहुत सारे राइबोसोम्स लगा देंगे हम, यूनिट्स लगा देंगे जिससे प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी और फंक्शन करेगा सेल, फंक्शन करवाने में हेल्प करेगा सेल को, ठीक है। और ऐसे ये देख लो प्रोटीन बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ से भी हमें दिख रहा है प्रोटीन बनता हुआ, इस तरीके से प्रोटीन बन जाएंगे। ये अमीनो एसिड्स हो गए, पर्पल वाले अमीनो एसिड्स, ठीक है। पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम। पॉलीसोम क्या है? नॉर्मल सी बात है, एक सिंगल एमआरएनए है, उसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हुए हैं, उसको बोला गया है पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम, पॉली मतलब बहुत सारे और राइबोसोम मतलब बहुत सारे राइबोसोम्स पे एक सिंगल एमआरएनए को अटैच किया है जो एक कोड करेगा प्रोटीन के लिए, ठीक है। दैट्स इट, ये है राइबोसोम्स यार, इतनी सिंपल सी बात है, ये राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। बाकी इनकी स्मॉलर सब यूनिट बनी किससे होती है, कौन से राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कौन सी यूनिट्स प्रेजेंट होती है, कौन से राइबोसोम्स, ठीक है। तो वो होता है, वो हम पढ़ेंगे आगे हायर क्लासेस में, क्लास 12th में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। अभी हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स आती होगी, थोड़ी बहुत तो आती होगी, बायोलॉजी पसंद है तो क्या हुआ, थोड़ी बहुत तो मैथमेटिक्स आती होगी, ठीक है। इतना तो पता होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन में कि 30 + 50 क्या होता है, 80 होता है ना। 40 + 60 क्या होता है, 100 होता है। बट यहाँ होता है एक झोल, ये गलत है, हाँ जी। ये छोटी यूनिट है राइबोसोम्स की, ये 50s बड़ी यूनिट है, इससे बना 80s राइबोसोम। ये तो सही है, कहाँ से गलत हुआ ये तो सही हुआ ना। ये गलत इन्फॉर्मेशन है, मतलब गलत चीज़ है, ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये बायोलॉजी की भाषा है, बायोलॉजी में ऐसा नहीं होता है। 50 + 30 80 नहीं होता है, 50 + 80 और 50 + 30 होता है 70। पहले हम इसको गलत प्रूफ करेंगे ना रेड से, हाँ जी। ये गलत है, ये भी गलत है, हमें एडिशन नहीं आती है। बायोलॉजी क्या कहती है हमें, ये नहीं है सही, ये नहीं है सही, ये है 70, ये 70 बनाता है 70s, ये 80s बनाता है, ठीक है। 30s है + 50s है तो 80s ही बनना चाहिए, बट क्या बन रहा है, 70s बन रहा है। 40 + 60s क्या 100s हुआ, नहीं 80s 80s हुआ। अब भाई क्यों, ये क्यों हो रहा है समझते हैं। ये एस से पता लगेगा कि एस से ऐसा क्या चीज़ है इसमें जो कि हमें ये मैथमेटिक्स हिला दी है हमारी, ठीक है। स्वेडबर्ग्स यूनिट, स्वेडबर्ग्स यूनिट बोलते हैं एस को, ठीक है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन क्या हुआ, हमने मान लो एक सेंट्रीफ्यूज मशीन है, सेंट्रीफ्यूज का बहुत सारा मतलब ऐसा है कि एक कोई मिक्सचर है, हम उसको बहुत तेज से घुमा रहे हैं, वो सेंट्रीफ्यूज हो गया है। जो भी उसके अंदर डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी, इसका साइज़ बड़ा होगा, वो नीचे बैठ जाएगा, वो चीज़ नीचे बैठ जाएगी, और जो हल्का होगा वो ऊपर आ जाएगा। मतलब मान लो एक लिक्विड फॉर्म होगा, वो ऊपर ऊपर रहेगा, जो वो नीचे सेडिमेंट हुआ है वो सॉलिड फॉर्म है, एक डेंस फॉर्म है, एक बहुत भारी चीज़ होगी जो वो नीचे बैठ जाएगी। ये होता है सेडिमेंटेशन, नॉर्मल सी बात है सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो ये होता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या बताता है, हाउ फास्ट अ पार्टिकल ऑफ गिवन साइज एंड शेप सेटल, कितनी जल्दी एक पार्टिकल नीचे बैठ जाएगा, वो होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, और यही होता है एस, ठीक है। तो बोला गया है इनडायरेक्ट मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज, इनडायरेक्ट मेजर है डेंसिटी और साइज का, जो नीचे बैठ गया है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ही बैठा है, ठीक है, और साइज ज़्यादा होगा इसलिए तो बैठा है। अब जानते हैं why 50s and 30s फॉर्म 70s, 80s क्यों नहीं बनाता।
नॉन लीनियर फंक्शन है, सीधा लीनियर फंक्शन क्या हुआ 50 + 30 80 हो जाता, बट नॉन लीनियर फंक्शन है, सीधा एडिशन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंबाइंड साइज में और इंडिविजुअल्स में दोनों में डिफरेंस है। मतलब ये 50s और 30s है, ये ऐसे प्रेजेंट है नॉर्मली। जब कंबाइन हो गया है तो एक डिफरेंस आ गया है, ठीक है, कंबाइन हो गया है तो एक डिफरेंस आ गया है, तो इंडिविजुअल स्टेट्स में और कंबाइंड साइज में डिफरेंस आ जाता है, जिसके लिए इसको नॉन लीनियर फंक्शन बोला गया है। ठीक है, इतना सा याद रखना है। ठीक है, तो 50s और 30s मिलकर बनाते हैं 70s, 60s और 40s मिलकर बनाते हैं 80s। अब जो 70s है, ठीक है, वो किस में प्रेजेंट होगी? नॉर्मल सी बात है यार, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होगी। और 80s यूनिट किस में प्रेजेंट होगी? यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगी। और हमारी जो ऑर्गेनेलीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, उसमें भी 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। डन। साइटोप्लाज्म की बात करें, उसमें प्रेजेंट होंगे ना ऑब्वियसली 70s। एनसीईआरटी एक और बहुत अच्छी सी लाइन लिखती है राइबोसोम्स के बारे में। कहा गया? हाँ, राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के बारे में। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर associated with plasma membrane। That's it। ये लाइन लिखती है एनसीईआरटी प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के बारे में। सिंपल सी बात है, एसोसिएशन में प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। डन। ये प्रेजेंट प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इतनी सी बात लिखती है एनसीईआरटी। किसके बारे में? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के बारे में। बस आज के लिए इतना ही, इतनी ही थ्योरी पढ़नी थी। काफ़ी अच्छे से आज का समझ आ गया होगा, बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें पढ़ी हैं हमने। थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को। तो आज के लिए इतना ही, इतनी ही चीज़ें पढ़नी थी आज। थोड़ा सा रिविजन करते हैं चीज़ों को विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी रीड करेंगे, जिसकी मदद से सारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है जी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एनसीईआरटी रीड करेंगे हम। ओके, हाँ जी। According to the quasi-fluid nature of lipids enable lateral movement of proteins within the bilayer. The ability to move within the membrane is called fluidity। ठीक है, the fluid nature of membrane is also important for the pure। ये हम कल पढ़ चुके हैं वैसे। ठीक है, one of the most important function होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट। The membrane is selectively permeable कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए, जो कि इधर साइड, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंटरसेलुलर फ्लूइड दोनों में। ठीक है, ठीक है। मैनी मॉलिक्यूल्स कैन ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, जिसको बोला गया है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट। न्यूट्रल सॉल्यूट्स बोले तो जैसे कि गैसेस हो गई हमारी, सिंपल डिफ्यूजन से चली जाती है ना, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ पानी को बोला गया है ऑस्मोसिस। As the polar molecules cannot pass through non-polar lipid bilayer, they require a carrier protein। ठीक है, अब कैरियर मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको कैरियर प्रोटीन्स लगते हैं टू ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अ फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जैसे कि सोडियम एंड पोटाशियम पंप, जो हमने पढ़ा एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे, जो कि एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें ग्राम स्टेनिंग की, ग्राम पॉजिटिव जिन्होंने स्टेन ले लिया था, ग्राम नेगेटिव जो नहीं ले पाए थे। ठीक है, अपने ही रंग में मुझको रंग दे। फिर हम बात करेंगे मीजोसोम्स की। स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज द मीजोसोम विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। द एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लेमुले। दे हेल्प इन cell wall formation, DNA replication and distribution to daughter cells. They also help in respiration, secretion processes to increase the surface area of the plasma membrane and enzymatic content. In some prokaryotes like cyanobacteria, there are membranous extensions into the cytoplasm called chromatophores which contains pigments. कहाँ कौन से बैक्टीरिया में प्रेजेंट है? साइनोबैक्टीरिया में, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोल रहे हैं। नोस्टॉक, एनाबिना, स्पिरुलिना। ठीक है, ये एग्जाम्पल है इसके। ऑसिलेटरिया। ठीक है, बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल है तो हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा?
filamentous extension from the cell wall called flagella. Bacteria show a range in the number of and arrangement of flagella. ये लाइन क्या है कि बेसिकली अलग अलग बैक्टीरियाज में मतलब जैसे कोई बैक्टीरियाज हैं तो उसमें अलग अलग नंबर में फ्लैजिला हो सकती हैं, किसी में 4 होंगी, 3 होंगी, और अलग अलग जैसे कि लेटरली लगी हुई हैं, एपिकल लगी हुई हैं, उस तरीके से अलग अलग अरेंजमेंट होगी फ्लैजिला की. ये पॉइंट अपने नोट्स में ऐड कर लेना है. बैक्टीरिया फ्लैजिला इज कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी. ठीक है. पिलाई और फिम्ब्रियाई भी प्रेजेंट होते हैं. पिलाई इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पेशल प्रोटीन पिलाइन प्रोटीन से बने होते हैं. फिम्ब्रिया स्मॉल ब्रिसल लाइक, जो कि फाइबर्स बाहर निकल रहे होते हैं, अटैच करवाने का हेल्प करते हैं सबस्ट्रेटम से. सॉरी. फिर आते हैं राइबोसोम्स. इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल. 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर साइज में होते हैं, मेड अप ऑफ सब यूनिट्स 50s एंड 30s अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो, विच टुगेदर फॉर्म 70s राइबोसोम्स. यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात की जाए, राइबोसोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. सेवरल राइबोसोम्स अटैच टू अ सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम. द राइबोसोम ऑफ polysome translate mRNA messenger RNA into proteins. Ribosomes are the granular structures first observed under microscope as dense particles by George Pallet 1953 में. They are composed of ribonucleic acid, मतलब RNA. Ribonucleic acid RNA को बोला जाता है ribonucleic acid. ठीक है, याद रख लेना. And proteins and not surrounded by any membrane, not non-membrane bound. The eukaryotic ribosomes are 80s while the prokaryotic ribosomes are 70s. Each ribosome has 2 subunits, smaller subunit and larger subunit. ठीक है. 80s बोले तो 60s and 40s, while 70s 50s और 30s. S को बोला गया है sedimentation coefficient, Swedberg's unit. It is indirectly a measure of density and size. So both 70s and 80s ribosomes are composed of 2 subunits. ठीक है, तो यहाँ हमारी थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है. अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि है PYQs. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर क्वेश्चन पार्ट. हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन है, मेनी राइबोसोम्स मे एसोसिएट विद अ सिंगल mRNA टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड साइमल्टेनियसली. सच स्ट्रिंग्स ऑफ राइबोसोम्स आर टर्म्स एज. अभी किया है यार, पॉज करके सॉल्व करो. क्या होता है? पॉलीसोम होता है. अरे अरे अरे, पॉलीसोम होता है. क्या बोला गया है? सिंगल mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम्स लगे हुए हैं, उनको क्या बोला गया है? पॉलीसोम. विच स्ट्रक्चर्स परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया. कौन सा होता है बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया? न्यूक्लियोइड. ना 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 ना, राइबोसोम्स. ना ना ना, राइबोसोम्स तो दोनों में प्रेजेंट होते हैं और बैक्टीरिया में ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं. सेल वॉल, मीजोसोम्स. मीजोसोम्स, यस, मीजोसोम. स्ट्रक्चर दैट हेल्प बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक एंड और होस्ट टिश्यूज. अभी हम पढ़ के आए हैं जस्ट. कौन सा स्ट्रक्चर होता है? फिम्ब्रियाई. क्रोमेटोफोर्स टेक पार्ट इन रेस्पिरेशन. ना, मीजोसोम्स करते हैं. ग्रोथ नहीं. मूवमेंट, क्रोमेटोफोर्स मूवमेंट करवा रहे हैं. नहीं. पिगमेंट कंटेन करते हैं यार, फोटोसिंथेसिस करवा रहे हैं. पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड अ सेल टेक प्लेस इन. पेप्टाइड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस. कौन पेप्टाइड को क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं. ठीक है, कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है? राइबोसोम्स करवा रहे हैं. डन. Protein synthesis in an animal cell occurs only on the ribosomes present in cytosol, on ribosome present in cytoplasm as well as mitochondria, only on ribosomes attached to the nuclear envelope and endoplasmic reticulum, on ribosomes present in the nucleolus as well as in cytoplasm. Ribosomes present in cytosol, हाँ ये तो चलो हो सकता है. On ribosomes present in cytoplasm as well as in mitochondria. Only on ribosome attached to the nuclear envelope. न्यूक्लियर एनवेलप से नहीं होते हैं अटैच्ड. एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हैं. On ribosomes present in the nucleolus as well as in the cytoplasm. तो आंसर हो जाएगा ये वाला. ठीक है, on ribosomes present in cytoplasm as well as in the mitochondria. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. आई होप अच्छा लगा होगा. DPP मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, और आने वाले लेक्चर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और जो भी पढ़ाया गया है उसको अच्छे से रिवाइज करना, नोट्स बनाना अच्छे से. थैंक्स फॉर वॉचिंग.